साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जॉइन विद रोजगार शाला में। साथियों आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपकी जो आगामी परीक्षा है यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो री एग्ज़ाम होने वाला है, तो उस परीक्षा के लिए मैं आपके लिए जीके एंड जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आता हूँ। तो साथियों आज भी प्रश्नों की सीरीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, तो साथियों बड़े ध्यान से इन प्रश्नों को देखना है और प्रश्नों के साथ जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए बताता हूँ वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है साथियों। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नों की सीरीज को। पहला प्रश्न है साथियों, पहला प्रश्न है कि जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा किसके रूप में संग्रहित होती है। साथियों प्रश्न क्या कह रहा है कि जब आप एक रबड़ बैंड को खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा किसके रूप में संग्रहित होती है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा साथियों। अगर इसके सही उत्तर की बात करूं तो साथियों इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि कौन सी स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है जब हम किसी रबड़ बैंड को खींचते हैं तो कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है साथियों कि प्रश्न क्या है 2, यानी कि के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, यानी कि जो रिक्त स्थान है इसकी जगह पर पूछ रहा है कि के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, द्रव की, प्लाज्मा की, ठोस की, गैस की। साथियों बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। साथियों अगर इस प्रश्न की मैं सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि गैस की जो गतिज ऊर्जा होती है वो अधिकतम होती है। अब साथियों यहाँ से एक प्रश्न और क्या पूछ सकता है वो आपसे, गैस की गतिज ऊर्जा अधिक क्यों होती है। क्योंकि मानो कोई पात्र है, कोई मतलब बर्तन है, उसमें आपने क्या गैस भरी, तो जो गैस होती है ना साथियों, जो गैस होती है उसके जो अणु होते हैं ना वो दूर दूर होते हैं, तो वो दूर दूर होने के कारण वो आपस में उनके बीच में क्या होता है, गैप होता है, इसलिए उनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। ऐसे ही साथियों ठोस है, तो ठोस के जो अणु होते हैं ना वो पास पास में होते हैं, इसलिए उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है बहुत कम होती है। अब ऐसे ही यहाँ से क्या प्रश्न पूछता है आपसे कि किस किस की ऊर्जा किस तरीके से होती है, तो सबसे पहले किसकी होती है, गैस की। साथियों सबसे अधिक किसकी होती है, गैस की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। उसके बाद किसकी होती है, लिक्विड की, यानी कि लिक्विड की होती है, यानी कि द्रव की होती है। और उसके बाद किसकी होती है, यानी कि सॉलिड की होती है। कहने का मतलब क्या है, सबसे अधिक गतिज ऊर्जा गैस की होती है, उसके बाद लिक्विड की होती है और उसके बाद सॉलिड की होती है, यानी कि गैस की, द्रव की और किसकी, ठोस की। तो इसको याद रखना आपको कि सबसे ज़्यादा किसकी होती है, गैस की होती है, उसके बाद किसकी होती है, लिक्विड की होती है यानी कि द्रव की होती है, उसके बाद सॉलिड की यानी कि ठोस की होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, प्रश्न कह रहा है आपका कि 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 किलोग्राम वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। साथियों इस प्रश्न का उत्तर बताइए, यानी कि 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से 22 किलोग्राम वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। अब साथियों बात करते हैं गतिज ऊर्जा की। तो जो गतिज ऊर्जा होती है साथियों इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्या, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं इसको इंग्लिश में। अब क्या होगा साथियों, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है गतिज ऊर्जा, तो इसको कहते हैं साथियों के ई। क्या, के ई कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, या फिर कहते हैं गतिज ऊर्जा। क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब अगर हम गतिज ऊर्जा कहते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है साथियों, इसको मैं आपके लिए यहाँ डिटेल से बताता हूँ। यानी कि जो गतिज ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि के ई, या फिर कह सकते हैं गतिज ऊर्जा, हिंदी में क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, यानी कि हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv²। तो हमको क्या दिया है क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन में हमको दिया है कितना, 5, जो आपकी क्या, जो द्रव्यमान है आपका वो कितना है, 22 किलोग्राम, कितना है, 22 kg है। और जो आपकी जो गति है वो कितनी है, 5 मीटर प्रति सेकंड है। साथियों आई समझ में। अब इस फॉर्मूले में इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि के ई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ एम की जगह पर रखेंगे इंटू 22, यानी कि 22 इंटू 20, वी की जगह पर रखेंगे 5 इंटू 5, यानी कि 5 स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, तो 5 इंटू 5, तो इसको ये 11 से कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 11 पंजे 55, और 55 इंटू 5 कितना हो जाएगा, तो ये जाएगा
200 क्या हो जाएगा 75, 275 हो जाएगा। और जो ऊर्जा होती है उसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। चाहे वो गतिज ऊर्जा हो, चाहे वो स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे वो एक एक मतलब सामान्य ऊर्जा हो, उसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो इसका आंसर कितना आया साथियों, 275 जूल आया। अब देखते हैं विकल्प में 275 जूल कहाँ है। तो कहने का मतलब है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि 275 जूल इसका सही उत्तर है साथियों। अब साथियों आपको यहाँ से मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ, उनको हमेशा याद रखना। इसमें आपसे एक प्रश्न पूछता है और वह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई प्रश्न बनते हैं वहाँ से। वह पूछेगा अगर किसी वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए, अगर किसी वस्तु के वेग को, अगर कोई वेग है उसको दोगुना कर दिया जाए तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है, जो के ई है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो साथियों हमेशा याद रखेंगे उसकी के ई कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। आप यानी कि गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² में रखकर देखना और उसके वेग को दोगुना करना, यानी कि v को दोगुना करना, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया है आपकी परीक्षा में। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है यदि वेग को 4 गुना कर दिया जाए तो उसकी जो के ई है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। अगर किसी वस्तु के वेग को 4 गुना कर दें हम तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी साथियों, कितनी हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी। आप रख के देखना, इतना ही आंसर आएगा, यानी कि उसके वेग को 4 गुना कर देना। ये प्रश्न डायरेक्ट बनते हैं परीक्षा में। अब पूछेगा कि अगर वेग को आधा कर दें, अगर हम वेग को आधा कर दें, वेग को क्या कर दें, आधा कर दें, तो उसकी के यानी कि काइनेटिक एनर्जी या फिर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो साथियों उसके अगर वेग को हम आधा कर देंगे तो उसकी जो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1 क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी साथियों, यानी कि 1/4 हो जाएगी। कितनी गुना हो जाएगी, 1/4 गुना हो जाएगी। अब यहाँ से एक प्रश्न और पूछता है यदि उसके वेग को 1/4 कर दें हम तो उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि के ई कितनी हो जाएगी साथियों, ये हो जाएगी कितनी, 1/16 गुना हो जाएगी। कितनी, 1/16 गुना हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, यदि वेग को दोगुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, वेग को 4 गुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा 16 गुनी हो जाएगी, और उसके वेग को आधा कर देंगे तो गतिज ऊर्जा 1/4 गुना हो जाएगी, और उसके वेग को यानी कि वेग को 1/4 कर देंगे, वेग का 1/4 कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 1/16 गुना हो जाएगी। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, आप इनको तैयार कर लीजिए साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न क्या क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि यानी कि 12 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। और इसमें दिया है कि जी बराबर कितना है, 9.8 मीटर सेकंड साथियों, यानी कि जी की वैल्यू आपको इसमें दी है। और क्वेश्चन कह रहा है कि कोई 12 किलोग्राम की एक वस्तु है, जब उस वस्तु को भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर है वह वस्तु, तो उसमें ऊर्जा कितनी होगी, यह प्रश्न पूछ रहा है साथियों। अब इसमें आपको क्या याद रखना है, इसको मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ प्रश्न को। यानी कि प्रश्न क्या क्या रहा है, यानी कि कोई 12 किलोग्राम का कोई वस्तु है 12 किलोग्राम की, तो यानी कि उसका द्रव्यमान कितना है, 12 किलोग्राम। कितना है साथियों द्रव्यमान, 12 किलोग्राम। 12 किलोग्राम की कोई वस्तु है, यानी कि द्रव्यमान कितना है, उसका द्रव्यमान कितना है, 12 किलोग्राम, 12 kg। और उसकी ऊंचाई कितनी ऊंचाई पर है वह, h बराबर कितना है, 5 मीटर की ऊंचाई पर है h बराबर। और g की वैल्यू कितनी दी है, 9.8 मीटर सेकंड साथियों। अब क्या होता है, आपको हमें पता होना चाहिए जो ऊर्जा होती है, स्थिति ऊर्जा, क्योंकि ऊंचाई पर है तो कौन सी ऊर्जा लगेगी, स्थिति ऊर्जा लगेगी। यानी कि क्या होती है स्थिति ऊर्जा, mgh होती है। यानी कि स्थिति ऊर्जा कितनी होती है साथियों, स्थिति ऊर्जा कितनी होती है, स्थिति ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं इंग्लिश में इसको, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh। कितनी होती है, mgh होती है। तो m क्या दिया है इसमें, यानी कि मास कितना दिया है, द्रव्यमान कितना दिया है, 12। कितना दिया साथियों, 12। और क्या कहते हैं mgh को, u बराबर क्या होता है, mgh होता है साथियों। यानी कि स्थिति ऊर्जा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से करते हैं, तो u बराबर क्या होगा, mgh। तो हमेशा याद रखेंगे इसमें क्या है, m बराबर क्या है, 12, और g बराबर क्या है, 9.8, और आपका h बराबर क्या है, 5 ही तो है। अब इसको सोल्व कर लीजिए आप। सोल्व कैसे करेंगे, देखिए ये ऊपर पॉइंट है, इसको हटा कर 10 आ जाएगा नीचे, यहाँ से इसको काट देंगे हम, कट गया 2 बार। तो और ये कितना हो जाएगा, 2 से गुणा करो 6 का, तो करो, यानी कि 98 × 6 कर दीजिए आप, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये 8 × 48 8 आ गया, और 6 नाम 54, और ये कितना हो जाएगा
और 8 58, यानी कि 588। 588 क्या हो जाएगा, जूल। जूल इसकी वैल्यू आ जाएगी। कहने का मतलब क्या है, इसमें दिया है आपको द्रव्यमान दिया है, हाइट दी है और उसका जो जी की वैल्यू दी है, तो U बराबर mgh रखा हमने, वैल्यू पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद आंसर कितना आता साथियों, 588 जूल। 588 जूल इसका सही आंसर है। तो देखते हैं विकल्प में कहाँ है ये। विकल्प में है साथियों, विकल्प आपका कौन सा है, चौथा, यानी कि चौथा विकल्प है आपका 588 जूल। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा साथियों। समझ में आया कि नहीं आया। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट तो कर ही दीजिए आप, यदि वीडियो पसंद आती है तो। प्रश्न क्या कह रहा है अगला, कि इसमें एक रिक्त स्थान है की उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होती है जिसमें हमें एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। जो हमारे गैस के सिलेंडर होते हैं, यानी कि जो खाने बनाने वाली जो गैस होती है एलपीजी, तो उसमें गंध होती है, आपको पता होना चाहिए, एक स्मेल आती है। तो वो स्मेल क्यों आती है, पहली बात तो वो स्मेल इसलिए, यानी कि वो स्मेल आती है, उस स्मेल में क्या मिला होता है, तो उसमें क्या मिला होता है साथियों, सल्फर यौगिक मिला होता है। क्या मिला होता है, सल्फर यौगिक। और इसका एक अन्य नाम भी होता है साथियों, क्या इसे कहते हैं, एथाइल, क्या एथाइल मरकैप्टन, क्या एथाइल मरकैप्टन। तो क्यों मिलाते हैं साथियों, इसको हम इसलिए मिलाते हैं एलपीजी सिलेंडर में इसलिए मिलाते हैं गैस में, क्योंकि जब यह निकलती है तो महसूस हो जाता है कि जो गैस है वो निकल रही है, अगर और पता चल जाता है। अगर पता नहीं चलेगा और गैस निकल जाएगी तो पूरे एरिया में फैल जाएगी, और जैसे ही उसको अग्नि मिलेगी तो पूरे एरिया में आग लग जाएगी। इसलिए इसका पता लगाने के लिए कि गैस लीक हो रही है, इसलिए इसमें क्या मिलाते हैं, सल्फर यौगिक या फिर एथाइल मरकैप्टन मिलाते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि सल्फर यौगिक या फिर एथाइल मरकैप्टन मिलाते हैं। आगे देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है साथियों कि वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न। वह ठोस पदार्थ कौन सा है जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। CO2 गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ठोस पदार्थ जिसको शुष्क बर्फ के नाम से भी जानते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, ये सभी के सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और आगे ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैं इन प्रश्नों से संबंधित जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए दे रहा हूँ वो अति महत्वपूर्ण है साथियों। प्रश्न क्या कह रहा है कि सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि बहुमूल्य कठोर वस्तु को काटने में किसका उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। बहुमूल्य कठोर वस्तु को काटने में सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यानी कि अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर बताइए साथियों। अगर साथियों मैं बात करता हूँ यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित कौन सी शाखा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि हेप्टोलॉजी। क्या, हेप्टोलॉजी है। अब साथियों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, विकल्प बी हो गया, हेप्टोलॉजी। अब मैं विज्ञान की शाखाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं आपके लिए बता रहा हूं जो परीक्षाओं में पूछी गई हैं और पूछी जा सकती हैं। इनको तैयार कर लीजिए आप। तो पहली बात करते हैं साथियों, पहली शाखा की बात करता हूं साथियों। एक होती है आपकी पेडोलॉजी। क्या, पेडोलॉजी होती है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है बताइए मुझे। तो साथियों पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। किसका, मिट्टी का अध्ययन किस में किया जाता है, पेडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी में किया जाता है। कई बार पूछा गया प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। एक होता है साथियों पेरोलॉजी। क्या, पेरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है मुझे बताइए आप। पेरोलॉजी में अध्ययन किया जाता है साथियों स्पंज का। किसका, स्पंज का अध्ययन किया जाता है, स्पंज का।
एक होता है साथियों मेमोलॉजी। क्या? मेमोलॉजी। अब मुझे ये बताइए कि मेमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मेमोलॉजी में स्तन किया जाता है साथियों, कहते हैं ना मैमल्स, स्तनधारी। तो स्तनधारियों का अध्ययन किस में किया जाता है? मेमोलॉजी में किया जाता है, स्तनधारियों का अध्ययन। अगला एक आता है साथियों ऑफियोलॉजी, पूछता है, कई बार पूछा गया है। ऑफियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑफियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है साथियों किसका? सर्प, यानी कि सांपों का अध्ययन, सर्प का अध्ययन किया जाता है, सर्प का यानी कि सांपों का अध्ययन, ऑफियोलॉजी। एक होता है साथियों क्या? एक क्या होता है आपका? एक होता है, पूछता है डेंड्रोलॉजी। क्या? डेंड्रोलॉजी। क्या होता है साथियों? डेंड्रोलॉजी पूछता है आपसे कभी कभी, डेंड्रोलॉजी पूछता है कि डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो डेंड्रोलॉजी में किया जाता है साथियों वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन। किसका? वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन। कई बार पूछा गया प्रश्न है ये, झाड़ियों का अध्ययन किस में किया जाता है? डेंड्रोलॉजी में। एक पूछता है साथियों लिम्नोलॉजी। क्या? लिम्नोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, मुझे बताइए। तो साथियों हमेशा याद रखेंगे, लिम्नोलॉजी में झीलों का अध्ययन किया जाता है। किसका? झीलों का अध्ययन किस में किया जाता है? झीलों का अध्ययन साथियों। कहने का मतलब है, मैंने आपको बताया, एक होता है पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। एक होता है पैरोलॉजी में स्पंज का अध्ययन किया जाता है। एक होता है मेमोलॉजी में यानी कि मैमल्स, स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। एक होता है ऑफियोलॉजी में सर्प का अध्ययन किया जाता है, सांपों का अध्ययन किया जाता है। एक होता है डेंड्रोलॉजी में वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। और एक होता है साथियों लिम्नोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? झीलों का अध्ययन किया जाता है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अभी अगले प्रश्न में चर्चा की गई है साथियों कि ये कह रहा है, मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्यवाही के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? कहने का मतलब साथियों क्या है, यानी कि मैंने आग में अपना थोड़ा सा हाथ किया और एकदम से खींच लिया, तो हमारी बॉडी के कौन से अंग ने सिग्नल दिया कि हाथ जैसे ही आग के पास गया तो बॉडी को महसूस हुआ कि कुछ जलन महसूस होती है, तो ये कौन सा अंग महसूस करवाता है? ये कहने का मतलब ये है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए साथियों। अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं, यानी कि जब मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया इस तरह की कार्रवाई के लिए, हमारा जो अंग होता है शरीर का वो कौन सा होता है जिम्मेदार? ये होता है स्पाइनल कॉर्ड साथियों, यानी कि मेरुदंड। इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, यानी कि मेरुदंड इस चीज़ का सिग्नल देता है कि आग से जल जाएगा व्यक्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प 20 का सही उत्तर है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है साथियों कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़े ध्यान से देखना, कि निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती हैं? निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती हैं? अब इसमें कुछ दिए गए हैं स्टेटमेंट बेस के रूप में। इसमें एक कह रहा है कि मेंढक का कूदना, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार कौन कार्य करता है? मेंढक का कूदना। दूसरा है इसमें बी, पेट में भोजन की गति। तीसरा है हृदय का धड़कना, यानी कि हार्ट का धड़कना। चौथा है डी, हाथ से लिखना। अब ये कह रहा है इनमें से कौन सी एक्टिविटी हम अपनी मर्जी के हिसाब से करते हैं? तो मेंढक का कूदना तो साथ ही स्वैच्छिक होती है, क्योंकि मेंढक अपनी मर्जी से तो कूदता है। अब पेट में भोजन की गति, क्या कोई व्यक्ति जो उसमें भोजन की पेट में गति होती है भोजन की, क्या कंट्रोल कर सकता है उसको? नहीं कर सकता है। तो ये क्या हो गई? ये अनैच्छिक हो गई साथी। इसे क्या कहते हैं? ये क्या है? मेंढक का कूदना ऐच्छिक हो जाएगा या फिर स्वैच्छिक? क्या ये स्वैच्छिक हो जाएगा? और जो पेट में भोजन की गति है वो क्या हो जाएगी? अनैच्छिक, यानी कि अपनी मर्जी के बिना। ये क्या हो जाएगी? अपने आप, यानी इसमें हमारी कोई मर्जी नहीं चलेगी पेट में भोजन की गति में। तीसरा है हृदय का धड़कना। तो साथियों इसमें भी किसी का कंट्रोल नहीं होता है, यह भी अनैच्छिक होती है साथियों। जो हृदय का धड़कना होता है वो अनैच्छिक होता है, हमारी इच्छा के बिना लगातार खुद ही धड़कता रहता है। एक है साथियों डी, इसमें हाथ से लिखना। साथियों हाथ से लिखना तो हमारी इच्छा के अनुसार होता है ना, ये तो स्वैच्छिक होता है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती हैं? तो कौन कौन सी होती हैं अपनी मर्जी से? एक तो ए होता है मेंढक का कूदना, और एक होता है डी साथियों, यानी कि हाथ से लिखना। इन एक्टिविटीज़ पर हमारा कंट्रोल होता है साथियों। पेट में भोजन की गति
पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है और हृदय का धड़कना पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। केवल मेढक के कूदने पर और हाथ से लिखने पर ही स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए और डी सही इसका सही उत्तर है। तो विकल्प आपका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराए। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। इसी प्रकार मैं आपके लिए ऐसे प्रश्न लाता रहूँगा और प्रश्नों के माध्यम से मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बताता रहूँगा। तो साथियों, आप सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरा उद्देश्य साथियों आपके लिए यह है कि मेरे माध्यम से मेरे पास जो कंटेंट है, एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट है, वो कैसे ना कैसे आपके पास पहुंच सके। अगर साथियों मैं चाहूं तो आपको सब्जेक्ट वाइज कंटेंट करा सकता हूं क्लास दे करके, यानी कि पॉलिटी की अलग क्लास, थ्योरी की, हिस्ट्री की अलग, साइंस की अलग, ज्योग्राफी की अलग, इकोनॉमिक्स की अलग। लेकिन साथियों मैंने सोचा है कि प्रश्नों के माध्यम से उन सभी प्रश्नों को समाहित करके जिसमें सारा कंटेंट आपके पास पहुंच जाए प्रश्नों के माध्यम से, केवल मेरा इतना उद्देश्य है। तो आप अधिक से अधिक जुड़ेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि जो मेरी मेहनत है आपके लिए उसका आप फ़ायदा उठा रहे हैं। मेरा केवल इतना उद्देश्य है कि आप मेरी मेहनत का फ़ायदा उठाइए। बस साथियों, फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।